11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास का सबसे भयावह दिन। सुबह का वक्त था। न्यूयॉर्क की सड़कें रोज की तरह चहल पहल से भरी हुई थीं। लोग अपने दफ्तर जा रहे थे, कुछ लोग कैफे में कॉफी पी रहे थे। तभी अचानक आसमान में एक तेज आवाज गूंजती है। कुछ ही सेकंड बाद एक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ऊंची इमारत से टकराता है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले दूसरा विमान भी टावर से जा टकराता है। पूरी दुनिया की आंखों के सामने न्यूयॉर्क धुएं और आग के बादलों में घिर जाता है। हजारों मासूम लोग कुछ ही मिनटों में अपनी जान गंवा देते हैं। उस दिन अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया कांप उठी थी। इस हमले के बाद एक नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा, ओसामा बिन लादेन। अल-कायदा का सरगना जिसने खुलेआम अमेरिका को चुनौती दी थी। अमेरिका ने उसी वक्त ठान लिया था, अब चाहे जितने साल लग जाएं, लेकिन इस शख्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ना ही होगा। इसके बाद शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मैनहंट, लादेन की तलाश। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में घुसती है, तालिबान सरकार गिराई जाती है, पहाड़ों में छापेमारी होती है, गुफाओं में तलाशी ली जाती है। कई बार खबर आई कि लादेन मारा गया, कई बार कहा गया कि वो बुरी तरह घायल है, लेकिन हर बार ये खबरें झूठी साबित हुई। लादेन हर बार किसी न किसी तरह बच निकलता था। साल दर साल बीतते गए, 2002, 2003, 2004, लेकिन लादेन का कोई पक्का सुराग नहीं मिला। CIA की टीमें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगातार काम कर रही थीं। फोन कॉल्स ट्रैक किए जाते थे, सैटेलाइट से इलाकों की तस्वीरें ली जाती थीं। कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, पूछताछ हुई। ओसामा बिन लादेन की तलाश में CIA को लगभग 10 साल लग गए। 2001 से लेकर 2010 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरहदों तक हर संभव जगह पर उसकी खोज की, लेकिन हर बार हाथ खाली ही रहे। कई बड़े आतंकी पकड़े गए, कई से कड़ी पूछताछ भी हुई, लेकिन ओसामा तक पहुंचने वाला कोई पक्का सुराग नहीं मिल पाया। CIA के अफसरों को लगने लगा था कि या तो ओसामा मर चुका है या फिर वो इतनी सुरक्षित जगह पर छुपा है जहां तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन है। इसी दौरान ग्वांतानामो बे जेल में बंद अल-कायदा के कुछ कैदियों से पूछताछ की जा रही थी। इन्हीं पूछताछों के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, अबू अहमद अल-कुवैती। कैदियों ने बताया कि अबू अहमद अल-कुवैती ओसामा बिन लादेन का बेहद भरोसेमंद आदमी था और वही उसके लिए संदेश पहुंचाने का काम करता था। लादेन बाहर की दुनिया से संपर्क रखने के लिए इसी एक शख्स पर भरोसा करता था। CIA को यही पहली बार लगा कि अगर इस आदमी तक पहुंचा जा सके तो शायद ओसामा तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। इसके बाद CIA ने अबू अहमद अल-कुवैती को ट्रैक करना शुरू किया। उसके फोन कॉल्स पर नजर रखी जाने लगी, उसके संपर्कों को खंगाला जाने लगा और जहां जहां वो जाता था उसकी हर गतिविधि रिकॉर्ड की जाती थी। काफी वक्त तक वो CIA की नजरों से बचता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। पता चला कि अबू अहमद अल-कुवैती पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में आना जाना करता है। सितंबर 2010 में अल-कुवैती इस्लामाबाद से निकलता है और एबटाबाद के एक शांत पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ता है। CIA एजेंट भी उसके पीछे पीछे पहुंचते हैं। एबटाबाद एक शांत और पढ़ा लिखा इलाका था, जहां पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी भी पास ही स्थित है। CIA को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा आतंकी इतनी सुरक्षित और आम जगह पर छुपा हो सकता है। लेकिन जब एजेंटों ने एबटाबाद में उसके ठिकाने पर नजर रखनी शुरू की तो एक अजीब सा घर सामने आया। ये घर आसपास के बाकी घरों से काफी अलग था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं और ऊपर कांटेदार तार लगाए गए थे। बाकी घरों के मुकाबले इस कंपाउंड की दीवारें हद से ज्यादा ऊंची थीं। सामने वाली बाउंड्री वॉल करीब 10 फीट ऊंची थी और बाकी 3 दीवारों की ऊंचाई लगभग 13 फीट, 18 फीट और 12 फीट थी। तीसरा शक CIA को यह हुआ कि इस कंपाउंड से कोई अंदर बाहर जाता ही नहीं था। घर में न कोई फोन कनेक्शन था, न कोई इंटरनेट। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस घर का कचरा भी बाहर नहीं फेंका जाता था, बल्कि घर के अंदर ही जला दिया जाता था, ताकि किसी को अंदाजा न हो सके कि अंदर कितने लोग रहते हैं। घर में रहने वालों का व्यवहार भी बेहद संदिग्ध था। न कोई मेहमान आता जाता था और न ही घर से बाहर कोई सामान्य गतिविधि दिखाई देती थी। CIA एजेंटों को अब पूरा यकीन हो चुका था कि ये कोई आम घर नहीं है, बल्कि किसी बेहद हाई वैल्यू टारगेट का ठिकाना हो सकता है। इसी अजीब से घर ने ओसामा बिन लादेन तक पहुंचने की सबसे मजबूत कड़ी बना दी।
इसके बाद सीआईए एजेंटों ने एबटाबाद के उस घर पर लगातार नजर रखना शुरू कर दिया। दिन हो या रात, हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि अल कुवैती के अलावा किसी और आदमी का अंदर बाहर आना जाना नहीं था, और वो भी बड़ी सावधानी से आता जाता था। कभी कभी एजेंटों को घर के अंदर एक लंबा दुबला पतला दाढ़ी वाला आदमी धीमे कदमों से टहलता हुआ दिखाई देता था, जो ज्यादातर ऊपरी मंजिलों पर ही रहता था। सीआईए एजेंटों को अब लगभग पूरा यकीन हो गया था कि जिस शख्स को वे सालों से ढूंढ रहे थे वो इसी घर में छुपा बैठा है। एबटाबाद में उस रहस्यमयी घर पर नजर रखने के साथ साथ सीआईए को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। घर के अंदर रहने वाला शख्स वाकई ओसामा बिन लादेन ही है या नहीं, इसकी पक्की पुष्टि कैसे की जाए। सीधे घर के अंदर घुसकर पहचान करना नामुमकिन था, इसलिए सीआईए ने एक बेहद चालाक और जोखिम भरा तरीका अपनाया। सीआईए ने एक लोकल पाकिस्तानी डॉक्टर शकील आफरीदी की मदद से एबटाबाद में एक फर्जी पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करवाई। इलाके में घर घर जाकर बच्चों को टीका लगाने का नाटक किया गया। असल मकसद ये था कि किसी तरह उस बड़े घर के अंदर पहुंचकर वहां रहने वाले बच्चों से डीएनए का सैंपल लिया जा सके। डॉक्टर शकील आफरीदी वैक्सीनेशन टीम के साथ उस कंपाउंड तक पहुंचने में कामयाब हुआ। एबटाबाद से लौटते ही नेवी सील्स सबसे पहले ओसामा बिन लादेन की पहचान पक्की करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर उसके डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और उन्हें तुरंत जांच के लिए भेज दिया जाता है। कुछ ही घंटों में रिपोर्ट आ जाती है। इसके बाद सीआईए की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को ओसामा बिन लादेन की पुख्ता लोकेशन, उसके ठिकाने का पूरा मैप और पूरे ऑपरेशन की हर छोटी बड़ी जानकारी दी गई। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई। रिस्क बहुत बड़ा था, क्योंकि अगर मिशन फेल हो जाता तो अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। लेकिन ओबामा जानते थे कि ये मौका शायद दोबारा न मिले। काफी सोच विचार और सलाह मशविरा करने के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस खतरनाक मिशन को हरी झंडी दे दी। इस सीक्रेट ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। इसके बाद स्पेशल फोर्सेस की तैयारी शुरू हुई। अफगानिस्तान के जलालाबाद में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर यूएस नेवी सील्स की चुनी हुई टीम को अलर्ट पर रखा गया। ये कोई आम सैनिक नहीं थे, बल्कि ऐसे कमांडोज थे जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक मिशनों के लिए ट्रेन किया गया था। मिशन के लिए खास तरह के स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चुने गए, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि उनकी आवाज बहुत कम हो और वे दुश्मन के रडार में आसानी से पकड़ में न आए। अंधेरी रात में बिना किसी लाइट के और बिना किसी शोर के ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा पार करने वाले थे। मिशन का मकसद बिल्कुल साफ था, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना। अगर वो जिंदा हाथ आ जाए तो उसे अमेरिका ले जाना, और अगर वो विरोध करे तो वहीं खत्म कर देना। यानी इस ऑपरेशन में एक ही आदेश था, जिंदा मिले तो ठीक, वरना दुश्मन को वहीं ढेर कर दो। 2 मई 2011 की रात करीब 1:05 पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि उनके शहर में इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन शुरू होने वाला है। उसी वक्त आसमान में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एबटाबाद के ऊपर मंडरा रहे थे। इन दोनों हेलीकॉप्टरों को चौक 1 और चौक 2 कहा जा रहा था। सबसे पहले चौक 2 ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड के मेन गेट के लगभग सामने होवर करने लगा। यह चौक 2 का मकसद था 4 नेवी सील कमांडोज, एक कॉम्बैट असॉल्ट डॉग जिसका नाम कायरो था और उसके हैंडलर को उतारना। इसी तरह चौक 1 हेलीकॉप्टर में भी 12 सील सवार थे, यानी कुल 24 कमांडोज को ओसामा बिन लादेन को पकड़ने या खत्म करने के लिए भेजा गया था। सामने वाले रास्ते पर कुछ सील्स को उतारने के बाद चौक 2 हेलीकॉप्टर बाकी बचे सील्स को ओसामा के कमरे की छत के पास उतार देता है और फिर अपनी शुरुआती पोजीशन पर वापस जाकर होवर करने लगता है। अब बारी थी चौक 1 हेलीकॉप्टर की। चौक 1 का प्लान था कि वो ओसामा के घर के सामने बने लॉन में लैंड करेगा, लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। चौक 1 अचानक एयर वॉर्टेक्स फ्लो नाम की दुर्लभ स्थिति का शिकार हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो हेलीकॉप्टर के आसपास हवा का बहाव इस तरह बिगड़ जाता है कि हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स के हाथों में होने के बावजूद चौक 1 संतुलन खो बैठा, अपनी तय जगह से हटकर बगल वाले कंपाउंड में जा गिरा।
सबसे पहले उसका अगला हिस्सा जमीन से टकराया और फिर उसकी पूंछ दीवार से टकराकर टूट गई। यह हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन राहत की बात यह थी कि हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी 12 सील कमांडोज सुरक्षित बाहर निकल आए। हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ओसामा और उसके साथ मौजूद लोग गहरी नींद में सोते रहे और घर के अंदर कोई खास हलचल नहीं हुई। हेलीकॉप्टर से उतरते ही सील सबसे पहले दीवार के पास पहुंचे, मेन गेट पर विस्फोटक लगाकर रास्ता खोला, फिर अंदर मौजूद एक और गेट को भी ब्लास्ट से तोड़ा और पार्किंग एरिया से होते हुए गेस्ट हाउस की तरफ बढ़े। जैसे ही सील टीम गेस्ट हाउस के दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से आवाजें आने लगीं और तभी अचानक AK-47 से गोलियां चलने लगीं। गोली चलाने वाला शख्स था अबू अहमद अल कुवैती। उस वक्त गेस्ट हाउस के अंदर 4 लोग मौजूद थे। 2 छोटे बच्चे जिनके ऊपर कंबल डाले गए थे, अबू अहमद की पत्नी और खुद अबू अहमद अल कुवैती, जो ओसामा बिन लादेन का सबसे भरोसेमंद पाकिस्तानी कुरियर और दाहिना हाथ माना जाता था। जवाबी कार्रवाई में सील्स की गोलियां अबू अहमद को लगीं और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद उसकी पत्नी बाहर निकलकर चिल्लाने लगी कि तुमने उसे मार दिया है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सील्स फायरिंग रोक दें और बच्चों को गोली न लगे। सील्स ने अबू अहमद की पत्नी को हिरासत में लिया और ऑपरेशन आगे बढ़ाया। गेस्ट हाउस को सुरक्षित करने के बाद कुछ सील्स मेन बिल्डिंग की ओर बढ़े और कुछ ने अंदर का गेट खोलकर बाकी टीम को अंदर आने का रास्ता दिया। अब पूरी टीम मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ चुकी थी। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर में एंट्री हुई, सामने अबरार दिखाई दिया, जो अबू अहमद का छोटा भाई था। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे मौजूद थे। फायरिंग शुरू होते ही अबरार की पत्नी आगे कूद पड़ी और गोलियां उसे लग गईं। इसके बाद सील्स ने अबरार को भी मार गिराया। बच्चों को एक जगह सुरक्षित इकट्ठा कर लिया गया। इसके बाद टीम फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ी, जहां ओसामा का बेटा खालिद मौजूद था। पूरे कंपाउंड की लाइट पहले ही बंद कर दी गई थी और सील्स नाइट विजन गॉगल्स के जरिए देख रहे थे। अंधेरे में खालिद दीवार के पीछे छुप गया। टीम में मौजूद एक सील को अरबी भाषा आती थी। उसने धीरे से अरबी लहजे में खालिद खालिद कहकर उसे बाहर झांकने पर मजबूर किया और जैसे ही खालिद ने झांका, उसे गोली मार दी गई। फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद बच्चों को सुरक्षित किया गया और टीम सेकंड फ्लोर की ओर बढ़ गई। पूरे कंपाउंड की सुरक्षा के लिए गेस्ट हाउस और मेन बिल्डिंग की छतों पर स्नाइपर्स तैनात थे, ताकि अगर पाकिस्तानी सेना या कोई बाहरी खतरा आए तो उसे रोका जा सके, क्योंकि यह मिशन पाकिस्तान को बिना बताए किया जा रहा था और पकड़े जाने पर हालात बहुत बिगड़ सकते थे। आखिरकार सील टीम सेकंड फ्लोर पर पहुंचती है। जहां ओसामा बिन लादेन अपनी दोनों पत्नियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था और उन्हें आगे ढकेल रहा था। उसकी पत्नियां गोली न चलाने की गुहार कर रही थीं, लेकिन उसी पल एक सील ने मौका मिलते ही ओसामा के सिर पर गोलियां दाग दी। ओसामा बिन लादेन वहीं गिर पड़ा। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नियां उसके शरीर से लिपट कर रोने लगीं। सील टीम ने पहचान की पुष्टि करने के लिए उसकी पत्नियों से पूछा, लेकिन वे कुछ नहीं बोली। तभी वहां से गुजर रही एक 12 साल की बच्ची से पूछताछ की गई और उसने बताया कि यही ओसामा बिन लादेन है। इसके बाद घबराई हुई एक पत्नी ने भी पुष्टि कर दी। पहचान कंफर्म होते ही सील्स ने सैटेलाइट फोन पर अपने कमांडर वाइस एडमिरल विलियम मैक्रेवेन को कोड वर्ड में सूचना दी। जेरोनिमो 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 EKIA, यानी टारगेट खत्म कर दिया गया है। यह खबर मिलते ही व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठे राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति ओबामा देश को संबोधित करने के लिए सामने आते हैं। उनका संदेश साफ और गंभीर था। आज रात अमेरिका ने एक ऐसा ऑपरेशन पूरा किया है जिसमें अल कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया है।